We hope we'll come out of coma. Yeah. Now, may I request Kiranji, Kailashji, for the Marathi literature's journey of 7 decades. नमस्कार विद्वत मंच और आप सभी विद्वत जनों। विगत 7 दशक में मराठी साहित्य का विकास के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। एक मौलिक और समृद्ध परंपरा से युक्त मराठी साहित्य पिछले 7 दशकों में मराठी साहित्य में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इस अवधि के दौरान जीवन के सभी क्षेत्रों के रचनाकारों ने ध्यान आकर्षित करने वाले साहित्य का सृजन किया। यह साहित्य हमारी जीवन स्थितियों का चित्रण, नए प्रश्न प्रस्तुत करने के साथ इतिहास की पुनर्खोज करता है। खास तौर पर 1960 के दशक के मराठी साहित्य में दलित, पीड़ित, वंचित और बहुजन समुदाय के लेखकों और कवियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस अवधि में मराठी साहित्य विकेंद्रीकृत हुआ और अधिक बहुलवादी, अधिक बहुजनवादी और लोकतांत्रिक बना। स्वाभाविक रूप से यह साहित्य बहुजनों के जीवन, उनके सुख दुख, बहुजनों का जीवन और उनके सुख दुख को चित्रित करता है, प्रतिबिंबित करता है। इस काल में मराठी साहित्य जहां सामग्री की दृष्टि से समृद्ध हुआ, वही शैल्पिक दृष्टि से भी विकसित हुआ। उपन्यास, कहानी, कविता और नाटक की साहित्यिक विधाओं पर व्यापक दृष्टिपात डालने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि पिछले 7 दशक में मराठी साहित्य की अभिव्यक्ति प्रगतिशील और जीवन उन्मुख साहित्यिक परंपरा की है। कुछ घटनाओं ने मराठी साहित्य के विकास में योगदान दिया है, जिसमें 1947 में मिली भारत की स्वतंत्रता के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा अपने अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म को अपनाना, संयुक्त महाराष्ट्र के गठन के लिए आंदोलन, भाषिक प्रांत रचना के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार और इससे उत्पन्न आत्मचेतना, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की स्वीकृति शामिल है। इन सभी का प्रभाव बीते 7 दशकों में मराठी साहित्य में देखा गया है। उपन्यास के बारे में देखें तो स्वाधीनता के बाद के मराठी उपन्यास मानव जीवन के अनुभव के प्रति अधिक से अधिक ईमानदार हुए। यह अपने कथ्य और शिल्प दोनों में बदलाव को अपनाकर समसामयिक बना। विशेषकर 1960 के बाद ग्रामीण, दलित, नारीवादी, आदिवासी, महानगरीय साहित्यिक प्रवृत्तियों ने आकार लिया और इन्हें लेकर व्यापक मात्रा में उपन्यास लिखे गए। आजादी के बाद के दौर में मराठी उपन्यास मनोरंजन और भड़कीले आदर्शवाद से आगे बढ़कर वास्तविकता बन गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में मराठी उपन्यास के विकास को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। 1960 तक का काल, 1960 से 1990 तक का काल और 1990 के बाद निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाने के बाद का काल। इन 3 कालखंडों में मराठी उपन्यास के कथ्य और शैली में परिवर्तन आए हैं। ग्रामीण उपन्यास गांव, किसान और कृषि के संबंध में मानव जीवन का चित्रण करने वाले उपन्यास को ग्रामीण उपन्यास कहा जाता है। आजादी से पहले लिखे गए बलिबा पाटिल और पिराजी पाटिल के मुकाबले बीते 7 दशक में ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले मराठी उपन्यास काफी बदले और विकसित हुए हैं। ग्रामीण साहित्य अब न सिर्फ यथार्थ का चित्रण करता है, बल्कि उसका विश्लेषण करके वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास भी करता है। वह स्पष्ट रूप से बताता है कि उस यथार्थ के लिए जिम्मेदार कौन है। नए ग्रामीण उपन्यास सीधे साधे अनुभवों को छोड़कर जीवन अनुभवों की जटिलताओं को उजागर करते हैं। उद्धव शेलके से लेकर मनोज बोरगावकर तक के उपन्यासकारों ने मराठी ग्रामीण उपन्यास को समृद्ध किया। उद्धव शेलके, जिसकी धग उपन्यास, और मनोज बोरगावकर की नदिष्ट के उपन्यासों का नए ग्रामीण प्रतिनिधि उपन्यासों के रूप में उल्लेख करना आवश्यक है। मराठी के दलित लेखकों ने अपने साहित्य के माध्यम से दर्द, विद्रोह, अस्वीकृति, मानवतावाद, जातिवाद, अस्पृश्यता, अत्याचार आदि का यथार्थवादी चित्रण किया है।
यह लेखक अपने उपन्यासों के माध्यम से उस जीवन को प्रकाश में लाए जिनके बारे में यह विश्व अनभिज्ञ था। अण्णाभाऊ साठे ने मराठी उपन्यासों को जुझारू और विद्रोही नायक नायिकाएं दी। बाबूराव बागुल से लेकर सुरेश पाटोले तक के उपन्यासकारों ने मराठी में दलित उपन्यासों के आंगन को समृद्ध किया। ये ऐसे उपन्यास है जो बीते 7 दशक में दलित उपन्यासों की प्रगति दर्शाते हैं। आदिवासियों के जीवन को चित्रित करने वाले भी उपन्यास मराठी में इस समय लिखे गए हैं। आदिवासी उपन्यासों में आदिवासियों का अज्ञात जीवन, उनका वंचित जीवन, उनकी समस्याएं और उनकी प्रकृति सन्मुख संस्कृति मुख्य रूप से देखने को मिलती है। स्वातंत्र्योत्तर कालखंड में सभी मूल जनजातियों को आदिवासी कहा जाने लगा। शिक्षा के प्रसार के कारण आदिवासियों को चित्रित करने वाले उपन्यास वास्तविकता बन गए। अनंतराव पाटिल से लेकर माधव सरकुंडे आदि ने आदिवासी जीवन को चित्रित करने वाले उपन्यास लिखे हैं। आदिवासी उपन्यासों पर विचार करते हुए अशोक पवार का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए, जिसने बेलदार इस खानाबदोशों के जीवन और कष्टों को बड़ी शिद्दत के साथ प्रस्तुत किया है। आशा बगे, सानिया, मेघना पेठे आदि ने नारीवादी उपन्यास लिखे हैं। इसमें भूमि, त्रिदल, मनस्विनी, झुंबर, धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, आकाश, सेतु, उत्सव, स्थलांतर, अवकाश, आवर्तन, नाथी चरामी जैसे उपन्यास समाविष्ट है। ऐतिहासिक या जीवनी संबंधी उपन्यास, ऐसे उपन्यासों के रचयिताओं में वी.स. खांडेकर, विश्वास पाटिल, रवींद्र शोभणे आदि उपन्यासकारों का उल्लेख आवश्यक है। ययाति, श्रीमान योगी, स्वामी, बखरेका राजाची, पानीपत, महानायक आदि स्वातंत्र्योत्तर काल के ऐतिहासिक या जीवनी परक उपन्यास है। क्षेत्रीय उपन्यास, जिस उपन्यास में विशिष्ट भूभाग, प्रकृति विशेष, भाषा, सामाजिक जीवन, आर्थिक चित्रण, सांस्कृतिक जीवन, राजनैतिक पृष्ठभूमि आदि कारकों के आधार पर समुदाय की आवाज सुनी जाती है, उसे प्रादेशिक या क्षेत्रीय उपन्यास कहते हैं। श्रीना पेंडसे के उपन्यास को क्षेत्रीय प्रादेशिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है, जबकि वेंकटेश माडगुलकर का उपन्यास बनगरवाड़ी भी क्षेत्रीयता को दर्शाता है। महानगरीय उपन्यास भी लिखे गए हैं। महानगरीय उपन्यास महानगरीय जीवन के विभिन्न स्तरों से संबंधित है। अण्णाभाऊ साठे, सुभाष भेंडे, ह.मो. मराठे, संजीव खांडेकर, भाऊ पाध्ये, प्रभाकर पेंढारकर, अनंत कदम, अरुण साधू, जयवंत दलवी, मधु मंगेश कर्णिक, अनंत कदम, ल. ना. केरकर, विश्वास पाटिल के उपन्यासों में सूक्ष्मता से महानगरी का चित्रण आया है। अण्णाभाऊ के उपन्यास चंदन से लेकर कोंडी जैसे उपन्यास झुग्गी झोपड़ियों में हाशिए पर पड़े सामाजिक जीवन को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण उपन्यास है। अण्णाभाऊ साठे भारतीय महानगरीय साहित्य के संस्थापक माने जाते हैं। विश्वास पाटिल के उपन्यास लस्ट फॉर लालबाग में लालबाग की गगनचुंबी इमारतों के नीचे दबे लाखों मजदूरों की कराह आह सुनाई देती है। विज्ञान उपन्यास, इस काल में विज्ञान के तथ्यों और विचारों पर आधारित उपन्यास मराठी में लिखे जाने लगे। मानवीय दृष्टिकोण से उपन्यास का सृजन हुआ। प्रेषित, वामन परत न आला, सुपर क्लोन, वारस आदि जैन नारलीकर, पंडित विद्यासागर, निरंजन घाटे के उपन्यासों के नाम लिए जा सकते हैं। उपरोक्त वर्गीकरण के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकारों का स्वतंत्र रूप से विचार करना भी अनिवार्य होगा। इनमें बालचंद्र नेमाडे, विश्वास पाटिल, रंगनाथ पठारे, राजन गवस, भारत सासने, प्रवीण दशरथ बांदेकर, राजन खान, श्याम मनोहर और यहाँ श्रोताओं में बैठे हुए आसाराम लोमटे भी शामिल है। आजादी के बाद की मराठी कहानियां, आजादी के बाद की मराठी कहानियां विशेषकर 1960 के बाद ग्रामीण कहानियां, दलित कहानियां, आदिवासी कहानियां, महिलाओं की कहानियां, वैज्ञानिक कहानियां आदि में विभाजित दिखाई देती है। स्वाधीनता के बाद के काल में मराठी कहानी का विकास गहन और विविधतापूर्ण रहा है। उद्धव सेलके, शंकर पाटील, रारम बोराडे, अप्पासाहेब खोत, आसाराम लोमटे, अशोक कोळी, प्रतिमा इंगोले, सदानंद देशमुख आदि कहानीकारों ने सशक्त ग्रामीण कहानियां लिखी। वही अण्णाभाऊ साठे, बंधू माधव, शंकरराव खरात, नारा सेंडे, बाबूराव बागुल, केशव मेश्राम, वामन भोवाल, योगीराज वाघमारे, अविनाश डोलस, योगेंद्र मेश्राम, माधव कुंडविलकर आदि ने अपनी कहानियों में दलितों के जीवन का वास्तविक चित्रण किया। मराठी भाषा में नारीवादी लेखिकाओं ने लिखी कहानियां अलग अलग और विशेषताओं से परिपूर्ण है और वो कहानी में महिलाओं के सामाजिक और भावनात्मक जीवन को भी वो कहानियां चित्रित करती है। स्वाधीनता पूर्व युग में लिखी गई कहानियों से यह कहानी आत्माभिव्यक्ति और शैली की दृष्टि से बहुत आगे निकल चुकी है।
प्रतिमा इंगोले, रेखा बैजल, आशा बगे, सानिया, मेघना पेठे, अरुणा ढेरे, निर्जा, प्रिया तेंदुलकर आदि श्री कहानीकारों का कहानी लेखन महत्वपूर्ण है। जैन नारलीकर, बाल फुंडके, निरंजन घाटे से लेकर मेघश्री दलवी तक आदि ने विज्ञान कथाएं लिखकर मराठी कहानियों को एक और पहलू दिया है। विविध जीवन अनुभवों की मराठी कहानियों की गैलरी जो ऐसे किसी भी वर्गीकरण में फिट नहीं बैठते है, उसमें श्रीना पेंडसे, शांताराम, सखा कलाल, जी.ए. कुलकर्णी, रंगनाथ पठारे, भारत सासने, राजन गवस, रविंद्र शोभने, राजन खान आदि की कहानियों से समृद्ध है। आजादी के बाद का मराठी नाटक। मराठी नाटकों का सफर विष्णुदास भावे से शुरू होकर बीते 7 दशक में कई गुना विकसित हुआ है। विश्राम बेड़ेकर, आचार्य आत्रे, वी.वा. शिरवाडकर द्वारा लिखे गए नाटक काफी लोकप्रिय रहे। पु ल देशपांडे ने अपने नाटकों तुझे आहे तुझपासी, सुंदर मी होणार, ती फुलरानी में दिखाया कि हास्य समाज की पीड़ा को कम करने में उपयोगी है। वसंत कानेटकर ने अपने नाटकों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया। उनके नाटकों ने पहले की ऐतिहासिक और संगीत शैलियों को आधुनिक बनाया और व्यावसायिक थिएटर को पुनर्जीवित किया। विजय तेंदुलकर को तो नवनाट्य का चॅम्पियन कहा जा सकता है। उनके माणूस नावाचे बेट, गिधाडे, शांतता कोर्ट चालू आहे, कावळ्याची शाळा, नारीवादी दृष्टिकोण से लिखा गया उनका नाटक सखाराम बाइंडर विषय और तकनीक की दृष्टि से एक अभिनव और लोकप्रिय नाटक है। शन्ना नवरे, विद्याधर गोखले, पुरुषोत्तम दारवेकर, चिंत्र्य खानोलकर के नाटक भी प्रसिद्ध रहे। महेश एलकुंचवार की वाडा चिरेबंदी, मग्न तळ्याकाठी, युगांत प्रसिद्ध त्रिनाट्य धारा है। दत्ता भगत के आवर्त, वपू काले के रात्र नको चांदण्याची, पार्टनर, रारम बोराडे के आम्ही लेखी कष्टकऱ्यांच्या, अजित दलवी के डॉक्टर तुम्ही सुद्धा, प्रशांत दलवी के चार चौगी, इंदुमती जोंधळे के फुलझडी, रेखा बैजल के आकाशवड, ज्योत्सना देवधर के कल्याणी नाटक ने मराठी थिएटर को जीवंत बनाए रखा। सतीश आलेकर के नाटकों ने मराठी प्रयोगात्मक रंगमंच में एक नया आयाम दिया। गोपू देशपांडे द्वारा लिखित सत्यशोधक, विश्वास पाटिल के पानीपत उपन्यास पर आधारित 2 अंकों में लिखा गया नाटक रणंगन और बाबा साहब पुरंदरे द्वारा लिखित नाटक राजा शिव छत्रपति विशेष रूप से लोकप्रिय। तो जाते जाते मराठी कविता के बारे में 1 मिनट में मैं कुछ पेश करूंगा। आजादी के बाद विषय और शैली की दृष्टि से मराठी कविता का काफी विस्तार हुआ है। आजादी के बाद महाराष्ट्र के गांवों से शिक्षित युवाओं का पहला जत्था तैयार हुआ। इस पीढ़ी के युवाओं को एहसास हुआ कि प्रचलित साहित्य और कविता का जीवन उनकी वास्तविकता नहीं है, बल्कि यह दूसरों के अपर्याप्त अनुभव से आता है। ग्रामीण कविता की एक धारा इस प्रबल भावना से सक्रिय हुई कि हमारे पास कहने के लिए इससे कई अधिक सच यथार्थ है। आनंद यादव, विठल वाघ, नाधोन महानोर से कल्पना दुधाल तक आदि कवियों ने ग्रामीण कविताओं के आंगन को गुलजार कर दिया। ग्रामीण कविता की यात्रा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर हो रही है। 1960 के बाद दया पवार, यशवंत मनोहर, वामन निंबालकर, अर्जुन डांगले, नामदेव ढसाल, हीरा बनसोडे ने दलित कविता की ताकत को दुनिया में प्रकाशित किया। मराठी कविता में मनोहर ओक, सतीश कालसेकर, वसंत गुर्जर, भालचंद्र नेमाडे, तुलसी परब, अरुण कोलटकर, दिलीप चित्रे, वसंत आबाजी डहाके, गुरुनाथ धुरी की कविताओं में प्रयोग धर्मिता की विशेषता है। स्वाधीनता के बाद नव कविता में भी बहुत बड़ा काम हुआ है। उसमें दासू वैद्य, श्रीधर नांदेड़कर जैसे कविताएं लिखते हैं और महिला कवयित्रियों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। इंदिरा संत से लेकर अंजलि कुलकर्णी, अनुराधा पाटिल, कल्पना दुधाल तक। आदिवासी कविता में देखा जाए तो वहां भी भुजंग मेश्राम से विनोद कुमरे, तुकाराम धांडे तक, और अभी मराठी में गजल लेखन की भी अच्छी धारा चल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस प्रकार पिछले 7 दशकों में मराठी भाषा में उपन्यास, कहानी, नाटक और कविता की साहित्यिक विधा में अच्छी खासी वाटचाल सफर हुई है। धन्यवाद। Thank you very much, Kailash ji. And may I request Vidya ji